हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हम क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे, उसका सेकेंड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा ये आपका चैप्टर समाप्त कर देंगे। इसके पहले लेक्चर में, ठीक है, यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो अगर अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे, ठीक है। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, और जितनी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है सबको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जो हम लोग की फर्स्ट अभिक्रिया है उसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहली अभिक्रिया हम लोग की है संयोजन अभिक्रिया। तो यह संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का मतलब एकल उत्पाद बनाते हैं या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक क्या होता है, जैसे कोई भी अभिक्रिया हो गई, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ जो तीर के इधर वाली जितनी भी चीज़ें हो गई इसको रिएक्टेंट यानी अभिकारक बोलते हैं, और इधर वाली चीज़ को हम लोग प्रोडक्ट यानी उत्पाद बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है संयोजन अभिक्रिया में कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक यानी तीर के इधर वाले कितने होंगे, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकल उत्पाद, केवल एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। यानी यहाँ पे दर्शाया भी गया है कि जैसे A प्लस B ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं और मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं C, ठीक है। तो यहाँ जो उत्पाद बनेगा संयोजन अभिक्रिया में केवल एक बनेगा, एक से ज़्यादा नहीं बनेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। तो संयोजन अभिक्रिया की आप डिफिनीशन ऐसे भी दे सकते हो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर किसी नए एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। केवल एकल मतलब एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब चलिए, उदाहरण के तौर पे कई सारा यहाँ पे एग्जाम्पल है। देखिए, जैसे कोयले का दहन। देखिए, जो कोयला है यानी जिसको हम कार्बन बोलते हैं, कार्बन यहाँ कोष्ठ में S लिखा है, मतलब ये सॉलिड रूप में है, ठीक है, ठोस रूप में ऑक्सीजन से क्रिया करता है। और यहाँ कोष्ठ में G लिखा है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ठीक है। तो जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग को दो अभिकारक मिले और यहाँ एक उत्पाद का निर्माण करे, तो यह किस अभिक्रिया का मतलब उदाहरण है, तो संयोजन अभिक्रिया के। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, ठीक है, अभिकारक मिलकर क्या करते हैं कि एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो देखिए, यहाँ दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। सेकेंड उदाहरण भी आप बुक देख सकते हो। यहाँ पे सेकेंड उदाहरण क्या दे है कि जल का निर्माण। जल का निर्माण जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी H2O बनाते हैं। तो यह जो सेकेंड भी उदाहरण है, यह क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर थर्ड हम बात करें तो देखिए, कार्बन ऑक्साइड यानी इसको CaO, कार्बन ऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड मैं बोल रहा हूँ, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। जब जल से अभिक्रिया करता है यानी H2O से, ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाता है, यानी बुझे हुए चूना का विलयन बनाता है। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें देखिए दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। इस प्रकार हम लोग की ये संयोजन अभिक्रिया, आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगला हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया के बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे यहीं पे ये नहीं लिखा गया है, लेकिन देखिए कैल्शियम जब, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जब अभिक्रिया करता है H2O से यानी जल से, ठीक है, तो ये आपको पता है यह CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। देखिए, यहाँ पे कहोगे कि जब ये ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो यहाँ तो आपके मतलब दो उत्पाद हो गए, तो फिर ये संयोजन अभिक्रिया का ये थर्ड वाला उदाहरण नहीं है। तो देखिए, यही तो कॉन्सेप्ट है, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था, ठीक है, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो ये ऊष्मा होती है, या फिर यहाँ पे मतलब हम आगे मतलब देखेंगे कि यहाँ पे जो भी मतलब उत्प्रेरक यूज करेंगे हम लोग, इस प्रेरक को यहाँ जैसे मतलब हम गर्म करते हैं तो ऐसे गर्म करने को ऐसे दर्शा देते हैं, ठीक है, त्रिभुज के निशान को मतलब गर्म किया जा रहा है। या जो भी यहाँ उत्प्रेरक यूज करेंगे वो न तो अभिकारक का पार्ट होगा न तो उत्पाद का पार्ट होगा, और यहाँ अगर हम ऊष्मा प्राप्त हो रही है तो यह अभिकारक
मतलब ये उत्पाद का पार्ट नहीं होगा, यहाँ केवल इसी को हम उत्पाद में गिनेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ एकल उत्पाद है और यहाँ पे इसमें प्लस आप ऊष्मा कर लीजिए, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो यहाँ एकल उत्पाद है तो इसीलिए यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए इस अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त हो रही है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो या ऊष्मा उत्पन्न हो या ऊष्मा का निर्माण हो, वह क्या कहलाती है, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक तरह से हम बोल सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया का ही पार्ट है, एक तरह से बोल सकते हैं, लेकिन यह अलग एक प्रोसेस होता है, ठीक है। देखिए जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे CH4 मेथेन है, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए ये वाला जो उदाहरण है ना, ये वाला उदाहरण ये केवल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें ये दो उत्पाद हो गए, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब उदाहरण होने के लिए केवल एक उत्पाद की हमें जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ केवल दो उत्पाद हो गए, ठीक है, सॉरी ये और ये, ऊष्मा को तो हम उत्पाद में नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए जैसे C6H12O6 जब अभिक्रिया करता है, ठीक है, O2 यानी ऑक्सीजन से, तो 6 CO2 यानी ये तो 6 आ गई, ये संतुलित करने के लिए लगाया गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्लस ऊष्मा का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, तो मतलब सामान्य सा है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का निर्माण हो वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है, बस सिंपल सा है। तो आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम अगला चलते हैं, हम पढ़ते हैं सेकंड वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, कि ये वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो ये मतलब छोटा सा पार्ट है जो मतलब संयोजन अभिक्रिया के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक हम नहीं कह सकते प्रत्येक जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना संयोजन अभिक्रिया होगी, ठीक है, क्योंकि देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में दो से अधिक हम लोग को उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। तो दो से अधिक अगर उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं हमें, तो हम नहीं बोल सकते कि यह संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में हमें एक ही उत्पाद प्राप्त होता है। क्या होता है, हमें एक ही उत्पाद मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ भी हम लोग का ये मतलब यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यह ऐसे तीर का निशान रहना चाहिए, प्लस नहीं रहना चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया की वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। सेम वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उल्टा। संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, लेकिन इस वियोजन अभिक्रिया में एक यानी एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, यानी यह वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के एकदम विपरीत हो गई। देखिए जैसे यहाँ ए है, तो ए जो है ना वो टूटकर बी और सी में मतलब ए टूटकर बी और सी में बट जा रहा है, मतलब ए उत्पाद है और बी और सी क्या है, सॉरी ए अभिकारक है और बी और सी क्या है, यहाँ पे उत्पाद है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद मतलब बनाते हैं, इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे और देखिए इसमें ना हम मतलब इसको तोड़ने के लिए आप कहोगे कि अकेले है भाई कोई चीज़ अकेले, तो इसको आप कैसे तोड़ोगे, तो इसको हम दो मतलब वियोजन अभिक्रिया यही तो है कि एक मतलब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे। तो अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, तो इसको तोड़ने के लिए निम्न तीन विधियां हैं। हम इसको ऊष्मा द्वारा, सेकंड प्रकाश द्वारा और थर्ड विद्युत द्वारा, तीन विधियों से मतलब यहाँ जो भी पदार्थ है उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, यानी वियोजित कर सकते हैं। वियोजित करने का मतलब कि वही तोड़ना, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब इनका पार्टिकुलर नाम दे दिया गया है कि ऊष्मा द्वारा अगर वियोजन होता है तो ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, प्रकाश द्वारा वियोजन होता है मतलब प्रकाश द्वारा हम जब अभिकारक को तोड़ते हैं तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, और विद्युत द्वारा जो वियोजन होता है उसको विद्युतीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके एग्जाम में केवल वियोजन अभिक्रिया के मतलब डिफिनीशन आए तो आप मतलब वियोजन अभिक्रिया का ये डिफिनीशन लिख दीजिएगा और एक उदाहरण दे दीजिएगा। उदाहरण में आप ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन किसी का भी एक उदाहरण यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। बाकी चलिए आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है और विद्युतीय वियोजन क्या होता है। इस पेज को मैं साइड में रखता हूँ।
देखो, सबसे पहले हम ऊष्मीय वियोजन देखते हैं। ऊष्मीय वियोजन मतलब ऊष्मा द्वारा वियोजन। जैसे देखो, फेरस सल्फेट FeSO4 है, ठीक है। जब इसको ऊष्मा दिया जाता है, ठीक है, जब इसको ऊष्मा दिया जाता है तो यह क्या होता है कि देखिए Fe2O3 इसको फेरस, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 है Fe2 और यहाँ पे Fe। देखिए Fe यहाँ पे एक अणु है इसका, तो इसको फेरस बोलते हैं, और दो हो जाता है तो इसको इक बोलते हैं अंत में। तो देखिए यहाँ पे फेरिक वही लिखा गया है, तो ये फेरिक ऑक्साइड है। और SO2, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, सॉरी सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। और ये देखिए ये भी सल्फर ट्राई ऑक्साइड एक तरह से बोल सकते हैं। ये सल्फर डाई ऑक्साइड, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये मतलब एकल ये अभिकारक था, इसको हमने उष्मा दिया तो ये देखिए 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट गया। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत भी जाए तो वियोजन अभिक्रिया में ये ऊष्मीय मतलब वियोजन का उदाहरण है, ठीक है। सेकेंड देखिए, जैसे CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूना पत्थर बोलते हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम मतलब उष्मा देते हैं, ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो देखिए यहाँ एकल क्या हुआ कि एकल आप लोग का अभिकारक उष्मा के कारण मतलब एक या एक से अधिक दो, मतलब यहाँ दो क्या हुआ कि उत्पाद में टूट गया। तो हमने वियोजन अभिक्रिया के यही डिफिनीशन देखा था कि जब एकल अभिकारक कम से कम 2 या 2 से अधिक अभिकारक में टूट जाता है तो उसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ देखिए 2 पार्ट में ये टूट जा रहा है उष्मा के द्वारा, तो ये क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। और अंदर जाए तो ये ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण हुआ, क्योंकि उष्मा द्वारा इसको तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तोड़ने का मतलब वियोजित किया जा रहा है, ठीक है। अब चलिए वैद्युत वियोजन समझ लेते हैं। देखिए वैद्युत वियोजन में क्या होता है, मतलब विद्युत धारा द्वारा हम वियोजित कैसे करते हैं। तो देखिए जब जल होता है H2O, इसको उच्च विद्युत धारा के माध्यम से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में इसको तोड़ा जा सकता है। यह प्रयोगशालाओं में किया जाता है, नॉर्मल हम इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा वैद्युत वियोजन का ये एक उदाहरण, ठीक है। बाकी इसको आप वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वैद्युत वियोजन या ऊष्मीय वियोजन या प्रकाशीय वियोजन ये सब क्या है, मतलब वियोजन अभिक्रिया के ही पार्ट हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हम प्रकाशीय वियोजन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला जो वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे देखिए यह AgCl है, मतलब अर्जेंटाइन क्लोराइड है। देखिए ये अर्जेंटम इसका मतलब लैटिन नाम है, ठीक है। ये चांदी है, ठीक है। तो अर्जेंटम क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मतलब लाया जाता है तो ये Ag यानी वही चांदी, और देखिए Cl2 यानी वही क्लोरीन गैस में यह टूट जाता है। या AgBr, देखिए यहाँ पे जब इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाया जाता है तो ये Ag यानी चांदी और Br2 में टूट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। देखिए अभी हमने मतलब ऊपर पढ़ा संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा। जब हमने अभी संयोजन अभिक्रिया पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि हमें मतलब अंत में मतलब पदार्थ कुछ भी थे और इधर हम लोग का निर्माण कर रहे थे उत्पाद, तो उसमें ऊष्मा भी प्राप्त हो रहा था, ठीक है। अब तो कई सारी, अब आप कहोगे कि कई सारी अभिक्रियाएं होंगी जिनको मतलब करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो बिल्कुल अभी हमने देखा कि ये मतलब ये ऊष्मा की आवश्यकता अभी पड़ी ऊपर। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकार को तोड़ने के लिए ऊष्मा या फिर प्रकाश या विद्युत वियोजन, क्योंकि प्रकाश और विद्युत वियोजन भी एक तरह से हम बोल सकते हैं ऊष्मा या ऊर्जा का रूप है, ठीक है। तो जिन अभिक्रियाओं को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि जिनमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण करती है। और जिनमें ऊष्मा का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी ऊष्मा देने वाली अभिक्रिया एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से ये अभी हमने ये जो सब उदाहरण देखा, ठीक है, ये क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के एक तरह से भी उदाहरण है। क्योंकि उसमें मतलब देखिए इसमें अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, तो अगर अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी तो इसमें मतलब ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है,
तो इसको हम इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पे लिखा गया था ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। चलिए इसको भी मैं साइड में रखता हूँ, आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। 1 मिनट, काफ़ी तेज हवा बह रही है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, एक विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। देखिए इसमें होता क्या है कि आप तत्वों की एक सक्रियता श्रेणी आती है, आप मतलब गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, या अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब जुड़े हुए हैं, जिसका नंबर मैं बताता हूँ 85 42 86 64 46, ये नंबर है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ अगर आपको ज़रूरत होगी, नहीं मिल रहा है आपसे, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं भेज दूंगा। मैं ज़्यादा कोशिश आप कीजिएगा कि आप गूगल से ऐसे मतलब सर्च करेंगे ना कि सक्रियता श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी, तो ये मतलब आ जाएगा, ये मतलब यहाँ पे जो अभी यूज होगा, ठीक है। या फिर आप तीसरे चैप्टर अपने धातु और धातु वाले में जाएंगे तो वहाँ भी मतलब धातुओं की सक्रियता श्रेणी मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, इन अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जो Fe है, ठीक है, वह क्या करता है कि CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का मतलब कि यहाँ से हटा देता है और उसके जगह पे स्वयं आ जाता है। ठीक है, और उसके अलावा कॉपर को विस्थापित कर दिया तो कॉपर इधर साइड में चला गया। तो यहाँ क्या हुआ कि देखिए, जो Fe है ना, ठीक है, Fe फेरम लोहा इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी आयरन बोलते हैं। लोहा बोलिए, आयरन बोलिए, फेरम बोलिए। फेरन इसका लैटिन नाम होता है, लोहा हम साधारण नाम इसको बोलते हैं, और फेरम तो इसका मतलब लैटिन नाम, और आयरन इसका इंग्लिश नाम। तो आयरन जब क्रिया करता है कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है, क्योंकि Fe की ना यानी आयरन की जो मतलब क्रियाशीलता होती है, अभिक्रियाशीलता होती है ना, वो कॉपर की अपेक्षा अधिक होती है। आप मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप देखिएगा कि सबसे ऊपर मतलब पोटेशियम होता है, यानी पोटेशियम की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो वही Fe है कॉपर को विस्थापित कर दिया है, और देखिए अब कॉपर की जगह पे Fe आ गया, तो FeSO4 यानी फेरम सल्फेट, या इसको आयरन सल्फेट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, बन रहा है आयरन सल्फेट का विलयन, और उसके अलावा कॉपर यहाँ पे सॉलिड रूप में मिल रहा है। ये चूंकि ये प्रयोग किया गया, तो चलिए छोड़िए, हम प्रयोग को नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में था क्या था कि यहाँ पे Fe मतलब एक ही मतलब यहाँ से हट रहा था। अब इसमें क्या होगा कि दो दो मतलब दो तत्व हटेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया में, बस यही समझने की अभिक्रिया है। देखिए इन अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। मतलब दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से, मतलब इसमें से ये हट जाएगा और इसमें से ये हट जाएगा, मतलब एक दूसरे के जगह पर बदल लेंगे, बस। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो द्विविस्थापन अभिक्रिया की डिफिनेशन के, द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे Na2SO4 जब अभिक्रिया करेगी BaCl2 से, ठीक है, यानी बेरियम क्लोराइड से, ठीक है, तो क्या होगा कि देखिए यहाँ SO4 है, Na2SO4, इसके जगह पर Na2 के जगह पे B आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए यह BaCl2 था ना, तो ये Ba हट गया और इसके जगह पे देखिए Na आ गया। अब Na ये नीचे आपको होगा कि 2 क्यों नहीं आया, तो वो संतुलित करने वाली बात है, क्योंकि क्लोरीन पे एक ऋण आयन होता है और इस पे एक धनायन होता है, और नीचे 2 हो जाएगा तो इस पे 2 धनायन हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए वो नीचे का ये जो 2 है यहाँ पे ना हट गया है। और यहाँ पे आप देखोगे कि क्यों नीचे 2 है, Na2SO4 क्यों है, तो जो सल्फेट होता है इस पर -2 आयन होता है और सोडियम पे +1 आयन होता है, तो नीचे 2 इसीलिए लिखा गया कि इसके 2 आयन हो जाए धनात्मक, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आयन बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे चीज़ है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ गए। देखिए यहाँ पे ये Ba हट गया और Ba की जगह देखिए Na आ गया, यानी सोडियम आ गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ मतलब सोडियम हट गया, सोडियम सल्फेट मतलब यहाँ से, और सोडियम की जगह पे यहाँ देखिए Ba आ गया यहाँ पे देखिए, यानी बेरियम सल्फेट हो गया। बस यही क्या है, यही है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। बाकी आप पढ़ते रहिएगा। अब देखिए एक आता है आपका मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया। मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या मतलब, देखिए आप कई जगह देखते हैं कि दो अभिक्रियाएं होती हैं, तो अभिक्रियाओं के बाद मतलब उत्पाद निर्माण होता है, उसके साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, या
हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है, कहीं-कहीं देखेंगे जब 2 अभिक्रियाएँ आपस में अभिक्रिया करें तो उत्पाद निर्माण होता है, उसके साथ साथ मतलब अवक्षेप बनता है। अवक्षेप मतलब किसी पदार्थ का अवक्षेप बन जाएगा और वह जाकर बर्तन के तली में बैठ जाता है। तो ये अवक्षेप का मतलब जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है, मतलब ये अभी जो मैं बताया उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बस ये सिंपल वाला मतलब सिंपल ये एक चीज़ है अवक्षेपण अभिक्रिया, यहाँ पे टॉपिक है तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएँ क्या होती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उपचयन और अपचयन को समझ लीजिए, उसके बाद एक रिडॉक्स आएगी। यहाँ मैं साइड में देख लेता हूँ 1 मिनट कि कितना और हम लोग का पार्ट बचा है। हाँ, रिडॉक्स आएगी, उसके बाद हम लोग संक्षारण और विकृत गंधिता पढ़ेंगे और फिर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए यहाँ सीधे-सीधे लिखा उपचयन। उपचयन मीन्स जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यानी उपचयन। ये उपचयन, उपचयन मीन्स ऑक्सीजन की वृद्धि। और एक आता है अपचयन। अपचयन मीन्स ऑक्सीजन की कमी। ये आप सीधे याद रखिएगा, ये केवल शब्द, ठीक है। ये दोनों शब्द याद रखिएगा। उपचयन मीन्स ऑक्सीजन की वृद्धि और अपचयन मीन्स ऑक्सीजन की कमी। तो जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाए उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है कि देखिए कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़कर मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई एक तरह से बोलेंगे तो यहाँ पे ये उदाहरण जो है उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे देखिए कॉपर और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहे हैं और कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। तो देखिए यह कॉपर अकेले था, इसके साथ ऑक्सीजन आ गया मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था और यहाँ पे आ गया मतलब वृद्धि हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये भी क्या है, उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी इस तरह से इसमें आपका मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। देखिए जैसे कॉपर ऑक्साइड है CuO है, यहाँ पे क्या है आपका H2 है यानी हाइड्रोजन है। इसको हीट करते हैं, दोनों को एक साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो इसमें से कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास जाकर जल का निर्माण कर लेता है। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन था, केवल धनात्मक यह तत्व है, ठीक है। हाइड्रोजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन एकदम जीरो था, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन आ गया हाइड्रोजन के साथ, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या हो गई, यहाँ पे वृद्धि हो गई। यहाँ पे इसके साथ आकर ये वृद्धि कर लिया तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। तो अगर हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है, सॉरी हाइड्रोजन की वृद्धि बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन की वृद्धि O2 की वृद्धि यहाँ पे हो जाती है, तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है, उपचयन अभिक्रिया का। और सेम इसका मतलब विपरीत अपचयन क्या होता है, मतलब जहाँ कमी हो जाए। तो चलिए इस चीज़ को इधर हम साइड में देख लेते हैं, पीछे देखिए यहाँ पे देखिए अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बस सिंपल सा है। अब देखिए मतलब ऐसी अभिक्रिया जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है ना, उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। एक अलग अभिक्रिया हो जाती है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस अभिक्रिया में देखिए ये CuO है, जब यह क्रिया कर रहा है यानी मतलब क्रिया करने का मतलब अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो कॉपर और H2O का निर्माण कर रहा है, यानी हाइड्रोजन सॉरी मतलब वही जल का H2O, ठीक है। देखिए यहाँ पे CuO से क्या हुआ कि यहाँ पे Cu हो गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या हुआ कि CuO था पहले, मतलब कॉपर ऑक्साइड था, अब कॉपर रह गया, यानी ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ऑक्सीजन की कमी मीन्स यहाँ अपचयन हो गया। यहाँ पे देखिए H2 था यानी हाइड्रोजन था, ठीक है। यहाँ पे देखिए H2O हो गया, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गया है। तो ऑक्सीजन बढ़ने का मतलब क्या है कि उपचयन हुआ, ठीक है। तो एक ही अभिक्रिया है, इसमें उपचयन भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को ना हम लोग एक विशेष अभिक्रिया का नाम देते हैं, वो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप ये याद रखिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं शामिल हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है और उसका ये उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने रेडॉक्स अभिक्रिया को भी क्लियर कर लिया। अब देखिए एक संक्षारण आता है। देखिए संक्षारण क्या होता है कि आप सिंपल जानते होंगे, जैसे मतलब देखिए जब कोई धातु ऑक्सीजन या आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, ठीक है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर होकर संक्षारित होने लगती है। संक्षारित होने मतलब आप समझते ही हो, मतलब एक तरह से गिरने लगती है, एक तरह से बोल सकते हैं, तो वही संक्षारण होता है। क्लियर है। तो अब देखिए संक्षारण के बाद हम थोड़ी विकृत गंधिता के बारे में जान लेते हैं। देखिए विकृत गंधिता क्या होती है कि देखिए जब हम जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, जब उसको हम लंबे समय तक रखते हैं ना, तो क्या करते हैं
कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कर, यानी इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ये मतलब खराब, मतलब एक तरह से दुर्गंध देने लगते हैं। यही होती है विकृत गंधिता। ठीक है, इसीलिए देखिएगा आप ना, जो मतलब ये चिप्स उप्स होते हैं ना, उनको देखिएगा, चिप्स उप्स के अंदर ना, आप जानते हो चिप्स ऐसे खूब फूले होते हैं, तो उनके अंदर आप जानते हो कि मतलब हवा भरी होती है, लेकिन हवा वास्तव में नहीं भरी होती। हवा तो भरी होगी, यानी हवा मीन्स वही ऑक्सीजन भरी होती, तो वो तो चिप्स के साथ अभिक्रिया करके मतलब खराब हो जाता है चिप्स। तो ये आप अब से जान लीजिए कि मतलब जो चिप्स विप्स होते हैं उनके अंदर हवा यानी ऑक्सीजन नहीं होती, वो क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। क्योंकि नाइट्रोजन मतलब जल्द अभिक्रिया नहीं करता, एक तरह से बोलते हो मतलब ये अभिक्रिया नहीं करता है, और जिससे वो मतलब चिप्स विप्स होते हैं ना, मतलब अधिक दिनों तक पैकिंग में मतलब सेफ बचे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वहीं पे अगर हम ऑक्सीजन की वहाँ मतलब नाइट्रोजन ना भरकर ऑक्सीजन भर दें चिप्सों के साथ, तो हो सकता है कि वो 10 ही दिन में पूरा मतलब उसमें अंदर ही अंदर सड़कर पूरा मतलब दुर्गंध देने लगे। तो वही विकृत गंधिता होती है। विकृत गंधिता मतलब वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। उपचयित होने का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, जिससे उनका स्वाद मतलब या गंध मतलब खराब हो जाता है। उसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। बस यही थी विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को ये रोकने का उपाय, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम चलिए जो आपके मतलब प्रश्नावली के सवाल हैं, ठीक है, प्रश्नावली के क्वेश्चन उनको करेंगे, और बीच-बीच के जो मतलब बुक के मैंने प्रश्न सॉल्व नहीं कराए, तो बीच-बीच के जो भी प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग का जो सेकंड चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और उसको एक हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। आगे मैं आपको एक-एक चीज़ें ऐसे लिख कर कॉपी पे मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ऐसे मैं देख रहा हूँ मज़ा नहीं आ रहा है उतना पढ़ने में। ठीक है, ऐसे ये लिखा हुआ है, ऐसे खाँसी हो रही, मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस थैंक यू।